हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 6 चैप्टर मार्गदर्शन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मार्गदर्शन के तत्व। मार्गदर्शन के तत्व है निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और सूचना संचार। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरीक्षण। निरीक्षण में श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभार के साथ जुड़ा हुआ होता है। निरीक्षण का कार्य संचालन के निम्न स्तर पर अधिक होता है। श्रमिक और फोरमैन के कार्यों का निरीक्षण करने का कार्य जो करता है उसे निरीक्षक कहते हैं। श्रमिक और फोरमैन के कार्य संबंधी दायित्व निरीक्षक का होता है। यह संचालन के मध्य स्तर और श्रमिकों के बीच चाबी स्वरूप स्थान रखता है। निरीक्षण अर्थात अधीनस्थों उनको सौंपे गए कार्यों को उनकी दी गई सूचनाओं और आदेशों के अनुसार उचित रूप से अमलीकरण कर रहे हैं या नहीं, इसका विश्वास प्राप्त करना। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्यों की श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का महत्तम उपयोग संभव हो, इसका विश्वास प्राप्त करना। देखिए निरीक्षण का अर्थ क्या होता है कि संचालन के स्तर के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो उच्च स्तर से जो आदेश प्राप्त होते हैं उसको अमल में मध्य स्तर वाले लाते हैं, जिनके अंतर्गत निरीक्षक आते हैं। तो निरीक्षक के अंतर्गत कार्य करने वाले जो होते हैं जैसे कि जॉबर, फोरमैन, श्रमिक, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंडर में कार्य करते हैं? निरीक्षक के अंडर में कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा जो सूचनाएं, जो आदेश प्राप्त होते हैं उन्हें फोरमैन, जॉबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। आगे देखते हैं इसका अर्थ। सरल अर्थ में कहा जा सकता है कि श्रमिकों की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। और निरीक्षण का कार्य कौन करता है? निरीक्षक। आर.सी. डेविस के अनुसार निरीक्षण ऐसा कार्य है कि जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं के अनुसार कार्य हो रहा है, इसका विश्वास प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं निरीक्षक के कार्य। इसका पहला कार्य है कार्यों का आयोजन करना और कार्य में आते अवरोधों को दूर करना। मतलब कार्यों की प्लानिंग करना और कार्य करने में जब बाधाएं उत्पन्न होती है उसे दूर करना। दूसरा है कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश देना। अब कई बार क्या होता है कि हेड द्वारा जो कार्य दे दिया जाता है करने के लिए, तो हो सकता है कर्मचारी अपनी मनमानी करे, समय बर्बाद करे। इसीलिए मार्गदर्शन क्या करता है? निरीक्षक क्या करते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और दिशा निर्देश करते हैं, जिससे क्या होता है कि समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो जाता है। तीसरा है कर्मचारियों के कार्यों की सतत देखरेख करना, जिससे समय और श्रम की बचत हो सके। अब समय और श्रम दोनों की बचत करना है तो उसके लिए निरीक्षक को क्या करना होता है कि कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसकी सतत जांच करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को समग्र इकाई की उत्पादकता के उद्देश्यों साथ जोड़ने का कार्य निरीक्षक करते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अगला है कर्मचारियों में समूह भावना बनाए रखता है। निरीक्षक क्या कार्य करता है? कर्मचारियों के बीच फूट नहीं पड़ने देता है, उनके बीच कोई समस्या है तो उसका समाधान कर देता है। तो जिससे वह कैसे कार्य करते हैं? समूह भावना उनके अंदर बनाए रखता है, जिससे वह मिलकर कार्य करते हैं ताकि उसका नुकसान व्यावसायिक इकाई को न हो। अगला है सूचना संचार शीघ्र करने का कार्य करता है। इकाई में आने वाली नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग के विषय में मार्गदर्शन देता है। भाई हर बार व्यावसायिक इकाई में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उनसे कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है।
कर्मचारियों में अनुशासन की भावना बनाए रखता है। निरीक्षक नियंत्रण नहीं करता परंतु देखभाल जरूर करता है। निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। उनका फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड भी करता है। अब नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता के बीच अंतर होता है। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की जो क्षमता होती है, उन दोनों के बीच क्या होता है? अंतर होता है। कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा हो लेकिन कार्य करने की क्षमता न हो तो संचालन के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सभी साधनों में मानव ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादन वृद्धि संभव करता है। मानव एक जीवंत साधन है, उसमें विशेष शक्तियाँ और कार्य सूझ होती है जिससे कार्य प्रेरणा देना आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा एक विस्तृत विचार है। जहाँ मानव कार्य करते हैं वहाँ अभिप्रेरणा का कार्य आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा के प्रेरकों में मौद्रिक अमौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधाएं, संतुष्ट न हुई आवश्यकताओं का समावेश होता है। अब देखिए अभिप्रेरणा का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति से अगर उस कार्य को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार यदि करना है तो उसे किसी न किसी तरीके से प्रेरित करना होता है, उसे उत्साहित करना होता है जिससे वो क्या करने लगे कि अपने तरीके से कार्य को करने लगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ कर्मचारियों के अंदर की जो क्षमता है और उसका जो इच्छा शक्ति है, उन दोनों में जो अंतर है तो उनमें उस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। किसके ज़रिए? अभिप्रेरणा के ज़रिए। तो अभिप्रेरणा मौद्रिक तौर पर भी हो सकती है, अमौद्रिक तौर पर भी हो सकती है, या फिर सुविधाएं देकर। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का उदाहरण ले लो। यदि बच्चे से हमें कार्य करना है कि जाओ बेटा ये जाकर लेकर आइए, तो हम किसी न किसी प्रकार की उसे लालच देते हैं कि आप हमारा यह काम कर दोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है इसका मीनिंग। कर्मचारियों में अधिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उन्हें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि करवाना अर्थात अभिप्रेरणा। जूसियस के अनुसार इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति है जो कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर ले जाती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा यह कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करवाने की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं इसके लक्षण। पहला लक्षण है आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल या शक्ति है जो मानव शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है। आवश्यकता ऐसी भावना है जिसके द्वारा मानव को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है और उसे पूरा करने के लिए उसे प्रेरणा मिले तो मानव निश्चित प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक विचार। अभिप्रेरणा का विचार एक मनोवैज्ञानिक विचार है। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक विचार अलग अलग होते हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग सोचते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक इसी प्रकार सभी के विचार कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता भी अलग होती है। सभी की आवश्यकताएं भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। आगे देखिए कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा से उनके नैतिक उत्साह में वृद्धि होती है, उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, जिससे इकाई की लाभदायकता में वृद्धि होती है। अगला है सतत प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात यह सतत चलती रहती है। कर्मचारियों से काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उनको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देना पड़ता है। एक बार
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के बाद अभिप्रेरणा बंद नहीं कर सकते। यह इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती रहती प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। अगला है स्थानांतरण दर में कमी। अभिप्रेरणा के कारण कर्मचारियों के आंतरिक संतोष में वृद्धि होती है, मतलब कि वह मन से ही क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जिससे अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों की कार्य करने की प्रेरणा में वृद्धि होती है, जिससे उनके कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वह लगातार बढ़ती है। कर्मचारियों को कार्यानुसार प्रतिफल, आत्मसंतोष और सम्मान मिलने से नौकरी में लगे रहने की प्रेरणा होती है, जिससे श्रमिक की स्थानांतरण की दर में कमी होती है। भाई अगर कोई कर्मचारी अपनी व्यावसायिक इकाई में यदि संतुष्ट है कार्य करने के बाद भी और उसका प्रतिफल पाने के बाद भी वह आत्मसंतुष्ट है, तो क्या वह उस जगह को छोड़कर जाना पसंद करेगा? नहीं। तो ये किसके ज़रिए संभव है? अभिप्रेरणा के जरिए। अगला है उद्देश्यों की प्राप्ति। अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारी को कार्यक्षम रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसीलिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगला है विस्तृत क्षेत्र। अभिप्रेरणा का विचार विस्तृत और समृद्ध है। आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, उद्देश्य, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि शब्दों का समावेश प्रेरणा या अभिप्रेरणा में होता है। अगला है परिवर्तनशील व्यवस्था तंत्र के अनुरूप। आधुनिक समय में उद्योगों और व्यवस्था तंत्र में तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्पादन, टेक्नोलॉजी, कच्चे माल सामग्री या अन्य प्रवृत्तियों में सतत होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कर्मचारी शीघ्रता से तैयार नहीं होते हैं, परंतु अभिप्रेरणा के द्वारा उनको उचित समझ देकर ऐसे परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार कराया जा सकता है। नेक्स्ट है सहयोग प्राप्त करने का साधन। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने से उन्हें कार्य संतोष की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप वे उच्च अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के सकारात्मक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देती है। कर्मचारियों की समस्या का जब समाधान किया जाता है तब कर्मचारी व्यवस्था तंत्र और संस्था के प्रति सम्मान की भावना का अनुभव करता है। वह स्वयं संस्था का एक भाग है ऐसा समझकर कार्य करता है। ऐसी कार्यशैली से कर्मचारी और इकाई का विकास संभव होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। अगला है संचालन का एक कार्य। अभिप्रेरणा संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य या अंग माना जाता है। संचालकों को भौतिक साधनों से नहीं बल्कि जीवंत कर्मचारियों से कार्य करवाना होता है, इसलिए उन्हें अभिप्रेरणा देना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। अगला देखते हैं हम टॉपिक मास्लो का आवश्यकताओं का अग्रता क्रम। मानव की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। यह आवश्यकताएं मानव की मानसिक स्थिति के आधार पर निश्चित होती है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मानव अभिप्रेरित होता है। इन आवश्यकताओं के क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन और सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और संचालन के निष्णातों द्वारा तैयार किए गए हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस शीर्षक के लेख में प्रस्तुत किया था। इन्हीं 5 आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता या प्रबलता के अग्रता क्रम में प्रस्तुत किया है। देखते हैं पहला क्या है। पहला है शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, पानी, कपड़ा, आवास आदि का समावेश होता है। सभी को पता है कि
हमारी मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता सबसे पहले अग्रता क्रम वाली मतलब प्रथम आवश्यकता है। भूखा मनुष्य भोजन को प्रधानता देता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य की भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आधारभूत आवश्यकताएं संतुष्ट न हो, तब तक वह दूसरी आवश्यकताओं को महत्व नहीं देता है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले मनुष्य क्या करेगा? अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और यदि उसकी पूर्ति होती है और उसके बाद में यदि उसके आय का कोई, इनकम का कोई भाग बचता है, तब जाकर वह दूसरी चीज़ों पर वह खर्च करता है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकताएं। शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाए तब अग्रता क्रम की दृष्टि से सुरक्षा की आवश्यकताएं आती है। यहाँ शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम के सामने रक्षण के अतिरिक्त वेतन की नियमितता का समावेश होता है। इसके लिए मानव बीमा लेना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना ऐसे कार्य करता है। ऐसी सुरक्षा मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। भाई मनुष्य की जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके बाद वो उसकी आवश्यकताएं कैसी होती है? सुरक्षा की आवश्यकताएं होती है। तो उसके बाद है तीसरी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताएं। जब सुरक्षा की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है, इसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं का क्रम आता है, जिसमें भावना और प्रेम का समावेश होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला प्राणी है। उसके अपने परिवार, सगे संबंधियों, मित्रों और समाज की ओर से स्नेह और प्रेम मिले, ऐसी वह इच्छा हमेशा करता है। ऐसी आवश्यकताओं में परिवार के सदस्यों द्वारा, मित्रों, सगे संबंधियों द्वारा, साथ ही कार्यस्थल में उनके सहकर्मियों द्वारा और समाज के लोगों द्वारा स्नेह और आदर प्राप्त करें, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करता है। मनुष्य क्या करता है, क्या चाहता है कि वह समाज में रहता है तो वह समाज में कैसे रहे? सुरक्षित और अपनेपन से रहना पसंद करता है। वह चाहता है कि उसे स्नेह मिले, आदर सत्कार प्राप्त हो। कहाँ पर? समाज में। अगला है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकताएं। उपयुक्त 1 से 3 मतलब कि शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं निम्न वर्ग की आवश्यकताएं थी। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं को पद की आवश्यकता या उच्च वर्ग की आवश्यकताओं के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति स्वयं का उच्च मूल्यांकन करे, साथ ही कर्मचारी या अधिकारी उसको सम्मान दे, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसी इच्छाएं कर्मचारी में जन्म लेती है और उन्हें प्राप्त करने की उत्कट इच्छा में वृद्धि होती है। संक्षेप में समाज में सम्मान, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति आदि की आवश्यकताएं इस क्रम में आती है। मतलब पहले मनुष्य क्या चाहता है कि आवश्यकताएं पूरी हो, फिर वह सुरक्षा चाहता है, उसके बाद समाज में वह आदर प्राप्त करे या स्नेह से जिए, वह चाहता है। इसके बाद वह क्या चाहता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो। नेक्स्ट क्रम है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकताएं। मनुष्य उपयुक्त चारों आवश्यकताएं संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति आत्म उपलब्धि या आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है, मतलब विचार करता है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा उपलब्धि के शिखरों को जीतकर चोटी पर विराजमान होने की इच्छा होती है। अपने कार्यक्षेत्र में अपना नाम गर्व से और सर्वोच्च स्थान पर लिया जाए तथा अपने कार्यक्षेत्र में उसकी प्रवीणता की महिमा गाई जाए, ऐसी इच्छा अर्थात आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। जैसे कि उदाहरण से देखिए, तबला वादन में जाकिर हुसैन, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन, गायकी क्षेत्र में लता मंगेशकर इत्यादि।